वेलकम टू ब्लैक मिरर हॉरर। कैसे हैं आप सब? आई होप आप सब ठीक होंगे। जैसा कि मैंने आपको कहा था कि मैं आपके लिए इस कहानी का सेकेंड पार्ट जल्दी ही लेकर आऊँगी, तो मैं हाजिर हूँ आप सभी के लिए जिन्नात की इस कहानी का सेकेंड पार्ट लेकर। और उम्मीद करती हूँ कि आपने फर्स्ट पार्ट बहुत इन्जॉय किया होगा। तो अगर आपने इस कहानी का फर्स्ट पार्ट नहीं सुना है तो पहले आप उस कहानी का फर्स्ट पार्ट सुनकर आइए, उसके बाद ही आपको ये आगे की कहानी समझ में आएगी। लिंक डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है। और अगर आपको कहानी पसंद आए तो इस वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा और साथ ही बेल आइकन प्रेस करना ना भूलिए। और मुझे बहुत सारे कमेंट्स आते हैं कि मेरे कुछ ऐसे हॉरर एक्सपीरियंस है या कुछ ऐसा मेरे साथ घटा है। तो मैं आप सभी को एक बात बताना चाहती हूँ कि मैं काफ़ी टाइम तक बीच में जिन्नात की स्टोरी नहीं रिकॉर्ड कर रही थी। उसके पीछे कुछ कारण था। मेरे साथ ऐसे कुछ हॉरर एक्सपीरियंसेस हुए थे जिसकी वजह से मैं जिन्नात की स्टोरी बीच में रिकॉर्ड करना छोड़ चुकी थी। लेकिन मेरी ऑडियंस के लिए और सभी के एक्साइटमेंट को देखते हुए ही मैंने जिन्नात की स्टोरी फिर से रिकॉर्ड करने का फ़ैसला किया। तो चलिए, उनको तो मैं मेरे एक्सपीरियंसेस को मैं कभी किसी और वीडियो में आपको ज़रूर बताऊंगी कि मेरे क्या हॉरर एक्सपीरियंस रहे हैं। डेफ़िनेटली उस पर भी एक वीडियो आएगी, पर फ़िलहाल आप सभी इस कहानी को एंजॉय कीजिए। तो चलिए शुरू करते हैं हमारी आगे की कहानी। नासिर अमीना को एक कमरे के पास ले आया जो एक बड़े ताले से बंद था। उसे देखकर ऐसा लग रहा था कि उस कमरे को बरसों से किसी ने ना खोला हो। नासिर ने अपने गले में पहनी हुई चाबी से उस ताले को खोलने की कोशिश की, लेकिन उस पर जंग लग चुका था। अमीना, ज़रा सा थोड़ा तेल लेकर आओ, नासिर ने अमीना से कहा। तो अमीना जल्दी से जाकर तेल ले आई। नासिर ने उस ताले में तेल डाला और फिर से उस ताले को खोलने की कोशिश करने लगी। थोड़ी मेहनत के बाद वो ताला खुल गया। नासिर ने दरवाज़ा खोला तो वहाँ धूल मिट्टी की जर्द जमा थी। ये कौन सा कमरा है? अमीना ने पूछा। इस हवेली से जाने से पहले मैंने अपनी सारी चीज़ें यहीं छुपा कर रख दी थी और फिर ताला लगाकर यहाँ से चला गया था, नासिर ने सब तरफ देखते हुए कहा। आ जाओ, तुम्हें कुछ दिखाता हूँ। ये कहकर नासिर ने एक बड़ी सी तस्वीर से कपड़ा हटाया जिसमें एक रौबदार इंसान दिखाई पड़ रहा था और उस इंसान के अगल बगल में दो बच्चे खड़े थे। ये हैं मेरे अब्बा जो इस इलाके के ज़मींदार थे, और ये जो तुम इनके पास खड़े बच्चों को देख रही हो, ये मैं और मेरा भाई दानिश है। मेरी अम्मी दानिश के पैदा होते ही गुजर गई थी। उसके बाद हमारे अब्बा ने ही हमें संभाला, लेकिन पता नहीं किस इंसान के चक्कर में आकर अब्बा ने यह हवेली बनवाई और इसके बनते के साथ ही सब बदल गया। नासिर ने तस्वीर को गौर से देखते हुए कहा। ऐसा क्या हुआ था? मुझे पूरी बात जाननी है, अमीना ने कहा। इस हवेली के पीछे जो मैदान, बगीचा और जंगल है, वो सारी जगह जिन्नातों की है, नासिर ने कहा। तो अमीना चौंक कर नासिर को देखने लगी। यहाँ जिन रहते हैं? अमीना ने घबराकर पूछा। हाँ, लेकिन इस हवेली में नहीं। मुझे आज भी वो दिन याद है जब हम इस हवेली में आए थे। हम सब इतनी बड़ी हवेली को देखकर बहुत खुश थे, लेकिन कुछ ही दिनों में हमारी खुशियों पर किसी की नज़र लग गई। हवेली में आने के कुछ दिनों बाद ही अब्बा हम दोनों भाइयों से कुछ कटे कटे से रहने लगे। वो अधिकतर अपने कमरे में ही बंद रहते थे। अक्सर उनके कमरे से हंसने और खिलखिलाने की आवाज़ें आती रहती थी। हम लोग जब भी उनके कमरे के पास जाने की कोशिश करते तो वो हमें डांट कर भगा देते। ये सिलसिला बहुत सालों तक चला। तब तक हमें ये नहीं पता था कि असल माजरा क्या है। बाद में पता चला कि वो एक औरत के जिन के कब्ज़े में आ गए थे, जो कि एक घूल नस्ल की जिन थी, नासिर ने बताया। ये घूल क्या है? अमीना ने बीच में टोका। जिन्नों की ऐसी नस्ल जो इंसानी खून और मांस के शौकीन है, नासिर ने बताया। ओह मेरे खुदा, अमीना ने अपने सीने पर हाथ रखकर घबराते हुए कहा। हमें बहुत बाद में इस बात का पता चला, वो भी तब जब एक मशहूर मौलवी साहब हमारी हवेली पर आए। उन्होंने हमारी हवेली पर कदम रखते ही बता दिया था कि हमारी हवेली पर जिन्नातों का साया है। उन्हीं के कहने पर मैंने कुछ ऐसे काम किए जो मेरे अब्बा को नागवार गुजरे, लेकिन उस जिन से छुटकारा मिल गया। अब्बू मुझसे इतनी नफ़रत करने लगे थे कि उन्होंने मुझे इस हवेली से निकाल दिया और उसके बाद मैं शहर चला गया, नासिर ने बताया। अब तो उस औरत का जिन यहाँ से जा चुका है, तो अब यहाँ रहने में क्या दिक्कत है? अमीना ने पूछा।
मुझे भी ऐसा ही लगता था, इसीलिए मैं उस चिट्ठी को पढ़कर सब सामान लेकर तुम सबके साथ यहाँ आ गया था। लेकिन मुझे लगता है कि कुछ भी खत्म नहीं हुआ है, वो सब अब भी यहीं कहीं आसपास ही है। नासिर ने कहा, तब तो हमें जल्दी से जल्दी यहाँ से निकल जाना चाहिए। अमीना ने फिक्र करते हुए कहा, हाँ, बस एक बार अदीबा ठीक हो जाए, फिर हम सब यहाँ से निकल जाएंगे। फ़िलहाल तो हमें बच्चों के पास जाना चाहिए। नासिर ने कहा, हाँ, तुम ठीक कहते हो। अमीना ये कहकर कमरे से बाहर आ गई। नासिर ने एक बार उस कमरे में सब तरफ नज़र घुमाकर देखा और फिर वो भी उस कमरे से बाहर आ गया। बाहर आकर उसने ताले को वापस उस कमरे में लगा दिया। दोनों फिर सबा और अदीबा वाले कमरे में आ गए। सबा और अदीबा दोनों गहरी नींद में सोई हुई थी। अमीना ने अदीबा का जिस्म छूकर देखा तो वो अब सही लग रहा था। चलो, इन्हें अब सोने दो, हमें यहाँ से चलना चाहिए, नासिर ने अमीना से कहा और फिर दोनों उनके कमरे से बाहर आ गए। अमीना और नासिर के वहाँ से जाते ही खिड़की से एक साया सबा और अदीबा के कमरे में आ गया और अदीबा के पास आकर उस उंगली को चबाने की कोशिश करने लगा जिसमें कांटा चुभा था। बाजी, क्या कर रही हो? अदीबा नींद में ही कसमसाती हुई बोली। तभी उस साये ने अदीबा को तेज़ी से काटा। बाजी, दर्द हो रहा है मेरे। अदीबा चिल्लाकर उठ गई। उसने देखा तो वहाँ कोई नहीं था और सबा सामने ही अपने बिस्तर पर सोई पड़ी थी। तभी उसकी नज़र खिड़की पर पड़ी जहाँ से एक साया कूद रहा था। उस साये का खौफनाक चेहरा देखकर अदीबा सदमे में आ गई और फिर से बेहोश हो गई। सुबह को जब सबा की नींद खुली तो उसकी नज़र अदीबा पर पड़ी। अदीबा का हाथ बिस्तर से नीचे लहरा रहा था और खून की कुछ बूंदें अभी भी फर्श पर बिखरी पड़ी थी। अदीबा! सबा उठी और फिर जल्दी से अदीबा के पास आई तो उसके हाथ पर एक गहरा घाव हो रखा था और अदीबा पीली जर्द हुई पड़ी थी। अम्मी, अब्बा! सबा तेज़ आवाज़ में चिल्लाई। अमीना और नासिर सबा की आवाज़ सुनकर भागे हुए वहाँ आ गए। अम्मी, अदीबा को देखिए ना, इसके हाथ पर कितना बड़ा जख्म हो रखा है, सबा ने घबराते हुए कहा। अमीना ने उस घाव को देखा और फिर अदीबा को छूकर देखा तो उसका जिस्म बिल्कुल ठंडा हो रखा था। अमीना ने घबरा कर नासिर की तरफ देखा। नासिर ने जल्दी से अदीबा के पास आकर उसे छूकर देखा तो उसका जिस्म बिल्कुल ठंडा हो गया था। नासिर ने फिर अदीबा की नब्ज़ टटोल कर देखी तो वह बिल्कुल शांत पड़ी थी। ये देखकर नासिर के हाथ काँप उठे। मैं डॉक्टर को लेकर आता हूँ, नासिर ये कहकर हवेली से तेज़ी से निकल गया। अमीना और सबा वहीं अदीबा के पास बैठकर अफसोस करने लगे। नासिर गांव में पहुंचा लेकिन वहाँ कोई भी उससे बात करने को तैयार नहीं था। बड़ी मुश्किल से उसे डॉक्टर का पता मिल पाया। नासिर डॉक्टर के घर पहुंच गया और उसके दरवाजे को खटखटाने लगा। थोड़ी ही देर में एक बुज़ुर्ग से आदमी ने दरवाज़ा खोला। बोलो, क्या बात है? उस बुज़ुर्ग आदमी ने पूछा। मुझे डॉक्टर से मिलना है, नासिर ने हाँफते हुए कहा। मैं ही इस गांव का डॉक्टर हूँ, बोलो क्या हुआ है? उस बुज़ुर्ग आदमी ने पूछा। डॉक्टर, खुदा के लिए मेरे साथ चलिए, मेरी बेटी का जिस्म एकदम ठंडा पड़ चुका है, वो बेहोश है, नासिर ने गिड़गिड़ाते हुए कहा। मैं चलने को तैयार हूँ, मुझे बताओ कहाँ चलना है? उस बुज़ुर्ग आदमी से नासिर ने पूछा। बस इसी गांव के किनारे पर जो हवेली है वहाँ चलना है, नासिर ने कहा। हवेली का नाम सुनते ही उस आदमी के चेहरे पर एक खौफ सा दिखाई देने लगा। मुझे माफ़ करना, लेकिन मैं तुम्हारी बेटी को नहीं देख पाऊँगा, उस आदमी ने दरवाज़ा बंद करते हुए कहा। नासिर ने दरवाज़ा अपने हाथ से पकड़ लिया। डॉक्टर, आप जो कहोगे मैं वो सब करूँगा, ज़िंदगी भर आपकी गुलामी करने को भी तैयार हूँ, लेकिन बस एक बार मेरी बेटी को देख लो। ये कहकर नासिर बार बार उस डॉक्टर के आगे हाथ जोड़ने लगा। नासिर की बात सुनकर वो आदमी कुछ देर के लिए सोच में पड़ गया। ठीक है, तुम अपनी बेटी को यहाँ लेकर आ जाओ, उस आदमी ने कहा और फिर दरवाज़ा बंद कर दिया। नासिर उसकी बात सुनकर दौड़ता हुआ हवेली की तरफ बढ़ गया। अदीबा का जिस्म जर्द होने के बाद अब काला पड़ने लगा था। अमीना बार बार अदीबा के हाथ में बने जख्म पर पट्टी बांधती, लेकिन बार बार पट्टी ढीली होकर अपने आप ही उतर जाती। सबा तेल से अदीबा की मालिश करने लगी थी। इतने में नासिर कमरे में आ गया। मैं अदीबा को डॉक्टर के यहाँ ले जा रहा हूँ, ये कहकर नासिर ने अदीबा को अपनी गोद में उठाया और फिर वहाँ से तेज़ी से चला गया। अम्मी, अदीबा बच तो जाएगी ना? सबा ने मायूसी से पूछा। खुदा सब ठीक करेगा, अमीना ने अपनी भीगी हुई आंखों से कहा। नासिर अदीबा को लेकर उस आदमी के यहाँ आ गया। पीछे वाले दरवाजे पर आओ,
उस आदमी ने ऊपर से झाँक कर कहा। नासिर अदिबा को लेकर पीछे वाले दरवाजे पर आ गया। उस आदमी ने दरवाज़ा खोला, फिर एक बार सब तरफ देखा और फिर नासिर को जल्दी से अंदर घुसा लिया। इस लड़की को यहाँ लेटा दो, उस आदमी ने एक पलंग की तरफ इशारा करते हुए कहा। नासिर ने अदिबा को वहाँ लेटा दिया। वह आदमी अदिबा को जांचने लगा। तभी उसकी नज़र उस घाव पर पड़ी और वो उस घाव को गौर से देखने लगा। ये घाव इसके कैसे हुआ? उस आदमी ने पूछा। पता नहीं, कल तक बस इसके एक कांटा चुभा था और फिर रात रात में ये घाव हो गया, नासिर ने कहा। वो आदमी उस घाव को गौर से देखने लगा और उसकी आंखें फैलती जा रही थी। माफ़ करना, लेकिन इस लड़की का इलाज नहीं हो पाएगा। कुदरती तौर पर ये मर चुकी है। बाकी मैं एक डॉक्टर हूँ, मेरा ये कहना ठीक तो नहीं लगेगा, लेकिन हो सके तो इसे किसी अच्छे मौलवी को दिखा लो, शायद ये बच जाए, उस आदमी ने कहा। नासिर उस डॉक्टर की बात तो समझ गया था कि वो क्या कहना चाहता है, लेकिन कोई तो रास्ता होगा, तुम कुछ तो कर ही सकते हो, नासिर ने कहा। मैं कुछ नहीं कर सकता, ये कह वो आदमी खिड़की पर आ गया और बाहर देखने लगा। शाम ढलने लगी थी, सूरज डूब रहा है। तुम्हें जितनी जल्दी हो सके उतनी जल्दी इसे यहाँ से ले जाना होगा, उस आदमी ने कहा। वो लगातार कुछ पढ़ता जा रहा था। तुम सिर्फ एक डॉक्टर नहीं हो, है ना? नासिर ने उस आदमी को गहरी नज़र से देखते हुए पूछा। मैंने कहा जाओ, उस आदमी ने ज़ोर से कहा तो नासिर उसे देखता हुआ अदिबा को लेकर वहाँ से निकल गया। उधर हवेली में सबा और उसकी अम्मी अमीना बेसब्री से नासिर का इंतज़ार कर रही थी। तभी अचानक नीचे रसोई में बर्तनों के गिरने की आवाज़ आने लगी। ज़रूर चूहे होंगे, मैं देख कर आती हूँ, अमीना ने कहा। मैं भी आपके साथ चल रही हूँ अम्मी, ये कहकर सबा भी अपनी अम्मी के साथ हो ली। दोनों जब नीचे रसोई में पहुँचे तो सब बर्तन बिखरे पड़े थे। लगता है घर में कोई जानवर घुस गया है, अमीना ने सब तरफ देखते हुए कहा। तभी सबा की नज़र उस औरत के साए पर पड़ी जो कि ठीक अमीना के सिर के ऊपर रखी अलमारी के पास खड़ी थी। सबा उसका चेहरा नहीं देख पा रही थी। अम्मी, सबा ने धीरे से कहा, घबरा कर। सबा की नज़रें उसी औरत पर टिकी थी, लेकिन अमीना इन सब बातों से बेखबर सारे बर्तनों को करीने से लगाने में लगी हुई थी। उस औरत के साए के हाथ उस अलमारी की तरफ बढ़ने लगे थे। अम्मी हट जाएं, सबा ने अपनी अम्मी का हाथ पकड़कर खींच लिया और फिर वो अलमारी तेज़ी से नीचे आकर चकनाचूर हो गई। अमीना ने घबरा कर सबा को देखा। अम्मी, यहाँ कोई तो बुरा साया है जो ये सब कर रहा है, सबा ने डरते हुए कहा। अमीना ने कुछ नहीं कहा, वो बस सबा को लेकर वापस ऊपर कमरे में आ गई और कमरे के दरवाजे को अच्छे से बंद करके बैठ गई। सबा जल्दी से अगरबत्ती जला लो, अमीना ने कहा तो सबा ने अगरबत्ती जलाने के लिए ही पास में रखी माचिस को उठा लिया। बिजली के बल्ब की वजह से वहाँ काफ़ी रोशनी थी। तभी एक आवाज़ के साथ वो बल्ब फूट गया और सब तरफ गहरा अंधेरा हो गया। जल्दी से माचिस जलाओ, अमीना ने घबराते हुए कहा। सबा ने जल्दी से माचिस की तीली जलाकर रोशनी की और उस रोशनी में घबरा कर देखने लगी। वो तीली जलकर बुझ गई तो सबा ने जल्दी से दूसरी तीली जला ली। तभी किसी ने फूंक मारकर उस तीली को बुझा दिया और फिर उस कमरे में से हंसने की आवाज़ें आने लगी। अमीना ने सबा का हाथ पकड़ा और तेज़ी से उस कमरे से बाहर आ गई और फिर उस कमरे को कसकर बंद कर दिया। सबा ये सब देखकर रोने लगी थी। डरने की ज़रूरत नहीं है मेरी बच्ची, मेरे पास है तू, अमीना ने ये कहकर सबा को अपने सीने से लगा लिया। सड़क पर बिल्कुल सन्नाटा छाया था, लेकिन चांद की मध्यम रोशनी में रास्ता ठीक से दिखाई दे रहा था। उस गांव में बिल्कुल सन्नाटा पसरा था, जैसे वहाँ कोई रहता ही ना हो। नासिर सब बातों से बेखबर अदिबा को अपनी गोद में लिए हुए पैदल ही हवेली की तरफ लौट रहा था। तभी नासिर को एहसास हुआ कि कोई उसका पीछा कर रहा है। नासिर ने पलट कर देखा तो दूर तक सिवा सुनसान सड़क के कुछ भी नहीं था। नासिर फिर से वापस हवेली की तरफ बढ़ने लगा। अदिबा का हाथ नीचे लहरा रहा था। तभी किसी ने अदिबा का हाथ नीचे खींच लिया और नासिर अचानक मुंह के बल नीचे जा गिरा। उसने घबरा कर सब तरफ देखा तो उसकी नज़र सामने एक जानवर पर पड़ी जो अदिबा के हाथ को मुंह से अपनी ओर खींच रहा था। उसकी आंखें चमक रही थी। नासिर ने उस जानवर के मुंह पर एक भरपूर लात दी तो वो जानवर बिलबिला कर पीछे हट गया और फिर अदिबा को उठाकर तेज़ी से हवेली की ओर दौड़ने लगा।
उसने पीछे मुड़कर देखना ठीक नहीं समझा, क्योंकि पीछे आ रही आवाज़ से साफ ये एहसास हो रहा था कि वो जानवर अकेला नहीं है। दौड़ते दौड़ते नासिर की सांस फूलने लगी थी। सामने ही हवेली दिखाई देने लगी थी। थोड़ी ही देर में पीछे से आ रही आवाज़ें हल्की पड़ने लगी। नासिर दौड़कर हवेली के पीछे दरवाजे पर आ गया। तभी नासिर को हल्का सा एक झटका लगा, लेकिन नासिर बिना उसकी परवाह करे हवेली के अंदर आ गया। बिजली दोबारा आ गई थी और सब जगह फिर से रोशनी हो गई थी। सबा की कपकपी छूट रही थी। अमीना ने सबा को अपने सीने से ही लगा रखा था। दोनों अभी उस कमरे से बाहर ऊपर ही खड़े थे, लेकिन उन दोनों की नीचे जाने की हिम्मत नहीं हो रही थी। तभी नीचे उन्हें कुछ आहट सुनाई दी तो अमीना ने हिम्मत करके नीचे झांक कर देखा तो नासिर दरवाजे से हवेली के अंदर आ रहा था। अमीना नासिर को देखकर तुरंत सबा के साथ नीचे आ गई। नासिर का चेहरा बिल्कुल सपाट हो रखा था और अदिबा उसकी गोद में ऐसे ही बेजान पड़ी थी। क्या हुआ, अदिबा ठीक तो है ना? अमीना ने नासिर का चेहरा देखते हुए पूछा। नासिर बस चुप ही रहा। क्या हुआ, तुम कुछ बोल क्यों नहीं रहे हो? अमीना ने घबरा कर पूछा। अम्मी, सबा ने घबरा कर नीचे इशारा किया तो अमीना की नज़र उधर पड़ी। अदिबा का हाथ नीचे लहरा रहा था और उसके हाथ पर बने घाव से खून टपक रहा था। अमीना ने और पास जाकर देखा तो उसकी आंखें हैरानी से फैल गई। नासिर के पीछे कोई जानवर छुपा हुआ था और जैसे ही अदिबा के हाथ से खून टपकता वैसे ही वो अपनी जीभ निकालकर उस खून को पी लेता। ये तुम्हारे पीछे कैसा जानवर है? अमीना ने जैसे ही चिल्लाकर कहा वैसे ही वो जानवर भागकर एक तरफ छिप गया। सभी जल्दी से ऊपर चलो, नासिर ने चिल्लाकर कहा और फिर सबको साथ लेकर ऊपर बढ़ गया। चलो जल्दी से अंदर चलो, नासिर ने उसी कमरे के दरवाजे को खोलकर कहा। अमीना ने घबरा कर सबा को देखा और फिर अंदर चली गई। अंदर वो बल्ब जैसे ही जल रहा था। ये बल्ब तो फूट गया था, सबा ने दबी जबान में कहा। नासिर ने अदिबा को पलंग पर लिटा दिया और उसके चेहरे को निहारने लगा। अमीना और सबा भी नासिर के पास आ गए। तुम यही तो पूछ रही थी ना कि अदिबा ठीक है या नहीं? तो फिर सुनो, हम लोगों ने अदिबा को लगभग खो दिया है, नासिर ने कहकर अदिबा को एक चादर से ढक दिया और दूसरी तरफ मुंह करके अपने आंसू पोंछने लगा। नासिर की बात सुनकर अमीना पछाड़ खाकर गिर पड़ी और रोने लगी। सब मेरी ही गलती है, मुझे अदिबा को उस बगीचे में लेकर ही नहीं जाना चाहिए था। सबा ये कहकर चीखें मार कर रोने लगी। सारी गलती मेरी है, मुझे तुम लोगों को यहाँ लेकर ही नहीं आना चाहिए था, नासिर ने रोते हुए कहा। तभी एक तेज़ आवाज़ के साथ उनके कमरे की खिड़की खुल गई। खिड़की की तेज़ आवाज़ के साथ ही सब लोग घबरा पड़े। नासिर ने हिम्मत करके खिड़की से बाहर देखा तो बाहर शायद मौसम ख़राब हो रहा था। तेज़ हवाएं चल रही थी। नासिर ने जल्दी से खिड़की कसकर बंद कर दी और वापस उन लोगों के पास आ गया। तभी अचानक से लाइट चली गई। लाइट के जाते ही सबा तुरंत घबरा कर अपनी अम्मी से चिपक गई। नासिर ने जल्दी से अपनी जेब में पड़ा लाइटर जला लिया और रोशनी करने के लिए लैंप तलाशने लगा। लैंप पास की अलमारी के ऊपर रखा था। नासिर ने अलमारी से उस लैंप को उतारकर जलाया ही था कि तभी बाहर से कुछ शोर सुनाई देने लगा। ऐसा लगता था कि जैसे दो बिल्लियां आपस में लड़ रही हों। नासिर ने कमरे के दरवाजे पर जाकर बाहर की आहट लेने लगा। अब्बा, खुदा के लिए बाहर मत जाना, सबा ने घबराते हुए कहा तो नासिर वापस उन लोगों के पास आ गया। बाहर जो आवाज़ें आ रही थी वो अब उनके कमरे के बिल्कुल बाहर से आने लगी थी। तीनों टकटकी लगाए उस कमरे के दरवाजे को ही देख रहे थे, जो कि लगता था कि किसी भी लम्हे में खुल जाएगा। तभी एक बार फिर से तेज़ आवाज़ के साथ वो खिड़की खुल गई और उस खिड़की से आए एक तेज़ हवा के झोंके ने उस लैंप को गिरा दिया और एक बार फिर से उस कमरे में अंधेरा छा गया। सबा और अमीना ये सब देखकर चीखने चिल्लाने लगे। तभी लाइट फिर से आ गई और वो कमरा फिर से रोशन हो गया। नासिर ने जल्दी से वो खिड़की दोबारा बंद कर दी। उसके बाद वो वापस पलटा तो उसकी नज़र अदिबा के पलंग पर पड़ी, जहाँ वो चादर सिकुड़ी हुई पड़ी थी। नासिर ने पास आकर जैसे ही उस चादर को हटाया तो वहाँ कुछ भी नहीं था। अदिबा, अदिबा कहाँ गई? नासिर ने चौंक कर देखा। नासिर की बात सुनकर सबा और अमीना भी वहाँ आ गए और तीनों ने वहाँ आसपास देखा, लेकिन अदिबा का कहीं भी पता नहीं था। नासिर ने भागकर खिड़की के पास जाकर देखा, लेकिन वहाँ भी कुछ नहीं था। उसने महसूस किया कि जो तूफान आ रहा था वो अब बिल्कुल शांत हो चुका था। मेरी अदिबा को कुछ नहीं हो सकता, वो ऐसे यहाँ से गायब नहीं हो सकती है, नासिर ने खुद से कहा।
उसके माथे पर पसीने की बूंदें दिखने लगी थी और फिर वो कमरे के दरवाजे को खोलने के लिए बढ़ गया। तभी अमीना दरवाजे पर आकर खड़ी हो गई। तुम कहीं नहीं जाओगे, अमीना ने कहा। अमीना, मेरे रास्ते से हट जाओ, अदिबा की जान खतरे में है। मैं उसे ऐसे उन जिन्नों के हवाले नहीं छोड़ सकता, नासिर ने कहा। सबा जिन का नाम सुनकर अपने अब्बू और अम्मी को चौंक कर देखने लगी थी। अदिबा मर चुकी है। मैं नहीं चाहती कि तुम्हें कुछ हो। खुदा के लिए हम पर तरस खाओ, अपनी बच्ची सबा पर तरस खाओ। बस आज रात रुक जाओ। अमीना ये कहते हुए नासिर के आगे हाथ जोड़ने लगी। नासिर ने कुछ नहीं कहा, वो बस पीछे आकर अपना सिर पकड़कर बैठ गया। अमीना और सबा दोनों आकर उसके कंधे से लगकर बैठ गए और अदिबा को याद करके आंसू बहाने लगे। अगले दिन अमीना की आंखें खुली तो बाहर सूरज की रोशनी का उजाला आ चुका था। उसने देखा तो सबा वहीं गहरी नींद में पड़ी थी, लेकिन नासिर का कुछ पता नहीं था। ये कहाँ चले गए, अमीना ने खुद से कहा और फिर जल्दी से उठ गई। उसकी नज़र एक बार उस पलंग पर पड़ी जहाँ पर उसने आखिरी बार अदिबा को देखा था। अदिबा का ख्याल आते ही अमीना की आंखें फिर से भीगने लगी। अमीना ने फिर जल्दी से सबा को उठाया। सबा, तेरे अब्बा कहाँ हैं? अमीना ने सबा से पूछा। पता नहीं अम्मी, रात तो हमारे साथ ही थे। सबा ये कहकर तुरंत उठकर बैठ गई। कहीं तेरे अब्बा कुछ कर ना बैठे, तू चल एक बार उन्हें तलाशते हैं, अमीना ने कहा। दोनों जल्दी से अपने कमरे से निकलकर आसपास के कमरों में देखने लगी, लेकिन नासिर का कुछ पता नहीं था। अमीना का गलत गलत बातें सोचकर जी घबरा रहा था। दोनों फिर नीचे उतरकर आ गई और हर जगह नासिर को तलाशने लगी। तभी हवेली के कुछ दूरी से कुछ सामान गिरने की आवाज़ आई। आवाज़ सुनकर अमीना और सबा दोनों के कान खड़े हो गए। अमीना ने सबा को इशारा करके सामने रखा एक डंडा लाने को बोल दिया। सबा वो डंडा उठा लाई और फिर दोनों धीरे धीरे उस ओर बढ़ने लगे जिधर से वो आवाज़ आ रही थी। सबा ने वो डंडा कस कर पकड़ रखा था। दोनों चलते चलते उसी कमरे के पास पहुंच गई जहां पर नासिर कुछ दिन पहले अमीना को लाया था। उस कमरे का दरवाज़ा खुला हुआ था और अंदर से अभी भी थोड़ी खटपट की आवाज़ें आ रही थी। अमीना ने घबराते हुए सबा की तरफ धीरे से इशारा किया और चिल्लाकर बोली, कौन है अंदर? अंदर से आवाज़ आनी बंद हो गई और फिर किसी के चलने की आवाज़ आई और थोड़ी ही देर में अंदर से नासिर निकलकर बाहर आ गया। तुम यहाँ अंदर क्या कर रहे थे? अमीना ने नासिर को हैरानी से देखते हुए पूछा। अपना कुछ ज़रूरी सामान लेने अंदर आया था, ये कहकर नासिर ने वो सामान दिखाया जिसमें एक पुरानी बंदूक और उसके कुछ कारतूस, एक कुल्हाड़ी और साथ में एक छोटा सा बक्सा था। ये सब क्या है? अमीना ने पूछा। अदिबा को तलाशने की तैयारी, नासिर ने कहा। समझने की कोशिश करो, अदिबा मर चुकी है। तुमने ये बात खुद बताई थी और साथ में ये भी कहा था कि ये जगह जिन्नातों से भरी हुई है। तुम उनसे कैसे लड़ोगे? अमीना ने फिक्रमंद होकर पूछा। जैसे पहले लड़ा था, लेकिन उससे पहले मुझे तुम दोनों को वापस शहर भेजने का इंतज़ाम करना होगा, नासिर ने जवाब दिया। नहीं, हम लोग तुम्हें छोड़कर कहीं नहीं जाएंगे, अमीना ने कहा। हाँ अब्बा, हम दोनों तुम्हारे साथ ही रहेंगे, सबा ने भी अपनी अम्मी की हाँ में हाँ करके कहा। तुम दोनों नहीं जानते हो कि यहाँ कितना बड़ा खतरा है। कल रात जो कुछ भी हुआ वो बस उस खतरे की एक झलक थी। मैं नहीं चाहता कि तुम दोनों इसकी जद में आओ, नासिर ने कहा। उसके चेहरे पर परेशानी झलक रही थी। अब्बा, आपके बिना हमारा कोई वजूद नहीं है। अब चाहे जो हो, हम आपके साथ ही रहेंगे, सबा ने कहा। नासिर कुछ देर तक उन दोनों को ऐसे ही देखता रहा। सबा, अमीना, तुम ये मेरा सामान पकड़ो, मैं इतने में इस कमरे को ताला लगा देता हूँ। नासिर ने ये कहकर वो सामान सबा और अमीना को पकड़ा दिया और फिर उस कमरे को ताला मारने लगा। उसके बाद सब वापस उसी कमरे में आ गए जहाँ वो पिछली रात थे। तुम दोनों ज़रा कुछ देर यहीं रुको, ये कहकर नासिर चला गया और कुछ देर बाद जब वो आया तो उसके हाथ में एक हथौड़ी, कुछ कीले और कुछ लकड़ी के तख्ते थे। शाम होने से पहले हमें सारा इंतज़ाम करना होगा, नासिर ने कहा और फिर उस कमरे में जितनी भी खिड़कियाँ और रोशनदान थे उन सभी को उन लकड़ी के तख्तों से बंद करने लगा। सब काम होने के बाद नासिर हवेली के पीछे आ गया जहाँ पर वो बगीचा था और साथ में वो ईंटों का टीला था। सबा और अमीना भी उसके पीछे पीछे वहाँ आ गई। नासिर ने एक बार उस टीले पर अच्छे से नज़र डाली और फिर उसके पास पहुंचकर हर जगह से ईंट हटाने लगा। कुछ ही देर में वहाँ एक मुखाना सा बन गया। ये सब क्या है? अमीना ने हैरानी से देखते हुए पूछा। एक सुरंग है जिसका इस्तेमाल वो जिन हवेली में आने के लिए करते हैं।
मेरे अब्बा के वक्त भी मैंने यहाँ एक ऐसा ही टीला देखा था। मैंने उसे नेस्त नाबूद कर दिया था, लेकिन उन्होंने फिर से इसे बना दिया है। नासिर ने उस टीले पर नज़र मारते हुए कहा। ये सब सुनकर सबा और अमीना पर खौफ सा आ गया और वो दोनों घबरा कर उस टीले को देखने लगी। चलो आओ, अभी हमें और भी बहुत से काम करने हैं, नासिर ने कहा और फिर सबा और अमीना को अपने साथ ले गया। नासिर वापस सबको लेकर कमरे में आ गया और फिर उसने वो छोटा सा बक्सा खोल लिया। उसमें थोड़ी सी रेत भरी हुई थी जो आग की तरह चमक रही थी। अब्बा, ये क्या है? सबा ने उस रेत को देखते हुए पूछा। ये रूहानी आग है। इस आग को मुझे एक मौलवी साहब ने दिया था। सारे जिन इससे डरते हैं, लेकिन पता नहीं अब इसका असर होगा भी या नहीं, क्योंकि बात बहुत पुरानी हो गई है। नासिर ने यह कहकर उसमें से थोड़ी सी रेत अपनी बंदूक के कारतूसों में भरने लगा। इसके बाद नासिर उठा और खिड़की से बाहर झांकने लगा। शाम होने लगी थी। नासिर फिर जल्दी से उन दोनों के पास आ गया। अमीना, मेरी बात ध्यान से सुनना। आज रात मैं अदिबा को तलाशने उसी सुरंग में जाऊंगा। मेरे पीछे तुम्हें खुद का और सबा का ख्याल रखना है, नासिर ने कहा। तुम हमें ऐसे इस हवेली में छोड़कर नहीं जा सकते। अमीना ने घबरा कर कहा। देखो, कुछ नहीं होगा। मेरे जाते ही तुम कमरे का दरवाज़ा अच्छे से बंद कर लेना और रोशनी का अच्छे से इंतज़ाम कर लेना। मैंने यहाँ पर आग जलाने का भी इंतज़ाम कर दिया है, तो तुम लोगों को बिल्कुल भी घबराने की ज़रूरत नहीं है। वैसे भी मैं सवेरा होते ही वापस आ जाऊँगा, नासिर ने समझाते हुए कहा। अगर तुम वापस नहीं आए तो? अमीना ने पूछा। तो नासिर कुछ देर के लिए चुप हो गया। अगर मैं सूरज उगने तक वापस नहीं आया तो उस टीले को तोड़ देना, नासिर ने गंभीर होकर कहा। अमीना नासिर को रुहासी नज़रों से देखने लगी। फ़िक्र मत करो, मुझे कुछ नहीं होगा, नासिर ने अमीना को दिलासा दिलाते हुए कहा। अब्बा, मुझे बहुत डर लग रहा है, आप मत जाइए, सबा ने घबराते हुए कहा। मेरी बच्ची, मैं बहुत जल्दी वापस आ जाऊंगा। और हाँ, इसे रखो, नासिर ने यह कहकर एक खंजर सबा को दे दिया। मुझे पता है कि तुम बहुत बहादुर हो, बहुत ज़रूरी हो तभी इस खंजर का इस्तेमाल करना। इसके फलक पर भी रूहानी रेत लगी है। अपनी अम्मी का ख्याल रखना, नासिर ने कहा और फिर दोनों को जी भर के देखकर चला गया। सबा ने कसकर दरवाज़ा बंद कर लिया और फिर अपनी अम्मी के कंधे से लगकर बैठ गई। नासिर हवेली से बाहर आ गया और उस ईंट के टीले के पास जाकर खड़ा हो गया। उसे पिछली सारी बातें याद आने लगी थी। बस थोड़ी देर की और बात है, नासिर ने कहा और फिर पूरी तरह से अंधेरा होने का इंतज़ार करने लगा। थोड़ी देर में अंधेरा गहरा गया। नासिर ने फिर एक गहरी सांस ली और फिर टॉर्च जलाकर उस सुरंग में घुस गया। उस सुरंग के अंदर से बहुत ज़्यादा बदबू आ रही थी। नासिर को जब बर्दाश्त नहीं हुआ तो उसने अपना रुमाल अपने मुंह पर बांध लिया और सुरंग में आगे बढ़ गया। आगे सुरंग में पानी भरा हुआ था। ये पानी यहाँ कहाँ से आ गया, नासिर ने सोचा और फिर एक छोटा सा पत्थर उठाकर उस पानी में फेंककर उसकी गहराई का अंदाज़ा लगाने लगा। पानी ज़्यादा गहरा नहीं था। नासिर उस पानी में उतर गया और धीरे धीरे आगे बढ़ने लगा। नासिर कमर तक पानी में डूबा हुआ था। तभी उसे आगे से कुछ आवाज़ सी आती हुई महसूस हुई, जैसे कि कोई उस पानी में बढ़ता हुआ आ रहा हो। कौन है, नासिर ने तेज़ आवाज़ में कहा। तभी पानी में कुछ बुलबुले से उठे तो नासिर ने टॉर्च अपनी बगल में दबाकर अपनी बंदूक हाथों में ले ली और घबराकर उस जगह को देखने लगा। कुछ था जो पानी के अंदर ही अंदर नासिर की तरफ बढ़ता हुआ आ रहा था। जैसे ही वो नासिर के और करीब आया तो नासिर ने पानी में ही फायर कर दिया, लेकिन तभी उसने एक जानवर पानी से निकलता हुआ देखा। उस जानवर ने नासिर को कंधे से उठाकर दीवार पर दे मारा और नासिर फिर अपने होश खो बैठा। वो जानवर फिर हवेली की तरफ बढ़ने लगा। हवेली में सबा और अमीना उस कमरे में एक जगह सिकुड़े हुए बैठे थे। उस कमरे में जितने भी रोशनी के इंतज़ाम थे वो सब उन लोगों ने इस्तेमाल किए हुए थे। बिजली का बल्ब, मोमबत्ती, लालटेन, टॉर्च, आग का बंदोबस्त भी, और साथ में अमीना के हाथ में माचिस भी थी। तभी किसी ने ऊपर कमरे के दरवाजे पर एक ज़ोरदार टक्कर मारी। सबा और अमीना ने अपने मुंह पर हाथ रखकर अपनी चीख रोकने की कोशिश की। बाहर से किसी के गुर्राने की आवाज़ आ रही थी। इस कमरे का बिजली का बल्ब बार बार जलने बुझने लगा। अम्मी, लगता है वो जिन यहाँ आ गए हैं, सबा ने घबराते हुए कहा। अमीना ने अपने सामने जलती हुई आग में कुछ और लकड़ियाँ भी डाल दी, जिससे कि आग और भड़कने लगी। तभी सबा की नज़र दरवाजे के नीचे से उठते हुए काले धुएं पर पड़ी। इससे पहले कि सबा इस बारे में अपनी अम्मी को बता पाती,
उससे पहले ही वो धुआं गायब हो गया। थोड़ी ही देर बाद बाहर से आवाज़ आनी बंद हो गई और सब तरफ बिल्कुल सन्नाटा सा हो गया। तभी ऊपर से पानी की एक बूंद उस आग में टप से गिर पड़ी। ये क्या है? सबा ने गौर से आग को देखा। तभी एक बूंद और ऊपर से टपक कर उस आग में जा गिरी। सबा ने तुरंत ऊपर देखा तो ऊपर लगे पंखे से एक औरत लटकी हुई थी। अम्मी! सबा ने चिल्लाकर कहा तो इतने में ही वो औरत सीधा आग पर जा गिरी और सब तरफ अंधेरा छा गया। अमीना ने जल्दी से टॉर्च जलाकर देखा तो वो औरत अमीना के सामने ही खड़ी थी। उस औरत ने अमीना को गर्दन से पकड़कर उठा लिया। अमीना के हाथ से टॉर्च नीचे जा गिरी और अमीना छटपटाने लगी। अम्मी! सबा ये कहकर अपनी अम्मी की तरफ बढ़ी, लेकिन इतने में ही उस कमरे का दरवाज़ा एक झटके से खुल गया और वो जानवर धीरे धीरे सबा की तरफ बढ़ने लगा। सबा डर कर पीछे हटने लगी कि तभी उसके हाथ वो खंजर लग गया। तभी उस जानवर ने सबा के ऊपर छलांग लगा दी और सबा ने दोनों हाथ से उस खंजर को आगे कर दिया। एक ही झटके में वो खंजर उस जानवर के आर पार हो गया और वो वहीं गिरकर तड़प कर शांत पड़ गया। और उस औरत ने तुरंत अमीना का गला छोड़ दिया और उस जानवर के पास आ गई और फिर एक भयानक आवाज़ में रोने लगी। उसके रोने की आवाज़ सारी जगह गूंजने लगी। उस भयानक आवाज़ को सुनकर अचानक ही नासिर की आंख खुल गई। यह आवाज़ तो हवेली से आ रही है, नासिर ने घबरा कर कहा और फिर उल्टे पांव हवेली की तरफ दौड़ पड़ा। वो औरत उस जानवर को उठाकर तुरंत गायब हो गई। उस औरत के रोने की आवाज़ अभी भी सारी फिज़ा में गूंज रही थी। इसी आवाज़ को सुनकर अदिबा भी एक झटके से उठकर बैठ गई। ये मैं कहाँ हूँ? उसने खुद से कहा और फिर अपने चारों ओर देखने लगी। वो एक पत्थरों से बनी हुई कोई पुरानी सी जगह मालूम पड़ती थी, जहाँ रोशनी के लिए एक आले में चिराग रखा हुआ था। तभी अदिबा को बाहर से पैरों के चलने की आवाज़ आई और थोड़ी ही देर में एक शख्स अदिबा के सामने आकर खड़ा हो गया। अच्छा हुआ कि तुम्हें होश आ गया है, उस शख्स ने कहा। कौन हो तुम? अदिबा ने घबराते हुए पूछा। मुझे नहीं पहचाना? उस शख्स ने अदिबा के थोड़ा करीब आते हुए पूछा। अदिबा ने उसके चेहरे को गौर से देखा। वो शख्स तकरीबन 7 फीट का था और डील डॉल से काफ़ी मजबूत दिखाई देता था। उसके चेहरे में वो कशिश थी कि अदिबा की नज़रें उसके चेहरे से हट ही नहीं पा रही थी। तुम्हें मैंने कहीं तो देखा है, अदिबा ने अपने दिमाग पर जोर डालते हुए कहा। तभी अदिबा को याद आ गया कि कैसे वो एक साए से बचती हुई भाग रही थी और एक शख्स ने उसे उस साए से बचाया था। तुम तो शायद वही हो जिसे मैंने उस दिन बगीचे में देखा था, अदिबा ने पहचानते हुए कहा। तुमने सही पहचाना है, उस शख्स ने अपने चेहरे पर हल्की सी मुस्कान लाकर कहा। लेकिन मैं कहाँ हूँ और मेरी अम्मी अब्बा कहाँ हैं? अदिबा ने परेशान सा होते हुए पूछा। वो सभी हवेली में ही हैं, लेकिन तुम हवेली से थोड़ा दूर एक महफूज जगह पर हो, उस शख्स ने बताया। महफूज जगह पर हूँ? तुम कहना क्या चाहते हो? अदिबा ने सवाल किया। तुम्हें शायद याद नहीं, लेकिन तुम कुछ दिनों से बेहोश थी और इस बीच बहुत सारे वाक़यात या यूं कह लो कि हादसे हो गए हैं, जिनकी वजह से मुझे तुम्हें यहाँ लाना पड़ा, उस शख्स ने बताया। मेरी अब कुछ भी समझ नहीं आ रहा है। मैं हवेली में नहीं हूँ, मेरे पास मेरे अम्मी अब्बा नहीं हैं और तुम एक अजनबी शख्स मुझे यहाँ अजीब सी जगह लेकर आए हो, तो ये सब क्या है? और उससे भी बड़ा सवाल ये है कि तुम कौन हो? अदिबा ने परेशान होकर पूछा। अगर मैं तुम्हें अपने बारे में बताऊं तो तुम डरोगी तो नहीं? उस शख्स ने पूछा। मैं क्यों डरूंगी? तुम क्या कोई चोर या लुटेरे हो? अदिबा ने पूछा। अदिबा की बात सुनकर वो शख्स हल्के से मुस्कुराया। मेरा नाम इल्हान है और तुम लोगों की भाषा में कहूँ तो मैं एक जिन हूँ, उस शख्स ने कहा। जिन? क्या तुम सच में जिन हो? मुझे तो ऐसा नहीं लगता। ये कहते हुए अदिबा के चेहरे पर हल्की सी मुस्कान आ गई थी। तभी इल्हान अचानक से उसके सामने से गायब हो गया। ये कहाँ गया? अदिबा ने चौंक कर सब तरफ देखा। मैं तुम्हारे बिल्कुल पीछे हूँ, इल्हान ने अदिबा के पीछे आकर कहा तो अदिबा घबरा कर पीछे हट गई। उसके चेहरे पर खौफ दिखाई देने लगा था। अदिबा की हालत इल्हान ने भांप ली थी। तुम्हें घबराने की ज़रूरत नहीं है, मैं तुम्हें कोई नुकसान नहीं पहुँचाऊँगा। मैंने बस तुम्हें दिखाने के लिए ही ये सब किया था, इल्हान ने कहा। मैं अपने अब्बा और अम्मी के पास जाना चाहती हूँ, मुझे उनके पास ले जाइए, अदिबा ने घबराते हुए कहा। फ़िलहाल ये मुमकिन नहीं है,
इल्हान ने कहा। क्यों क्यों नहीं है मुमकिन? अदिबा ने पूछा। इल्हान ने अदिबा की बातों का जवाब नहीं दिया। तुम्हें भूख लगी होगी, मैं तुम्हारे लिए कुछ लेकर आता हूँ, इल्हान ने कहा और फिर वहाँ से गायब हो गया। इल्हान के वहाँ से जाने के बाद अदिबा कुछ देर के लिए घबराई हुई एक जगह पर बैठी रही और फिर मौका देखकर उस जगह से निकल गई। नासिर जल्दी से हवेली पहुंचा तो उसने देखा कि सबा और अमीना उस कमरे में एक जगह सिकुड़ी हुई बैठी हैं। नासिर को देखकर सबा और अमीना दोनों नासिर के पास आकर उससे लगकर रोने लगी। अच्छा हुआ कि तुम वापस आ गए, अमीना ने कहा। मैंने हवेली से कुछ भयानक आवाज़ें सुनी थी तो मुझे वापस आना पड़ा, नासिर ने कहा। वैसे वो आवाज़ें कहाँ से आ रही थी? नासिर ने थोड़ा रुक कर पूछा। वो इसी कमरे से आ रही थी, सबा ने बताया और फिर नासिर को सारी बात बताई। सारी बात सुनकर नासिर के माथे पर पसीने की बूंदें उभर आई। ये अच्छा नहीं हुआ, हम कल सवेरे इस हवेली को छोड़ देंगे, नासिर ने कहा। और अदिबा का क्या होगा? अमीना ने पूछा। मैंने अदिबा को ऊपर वाले के भरोसे छोड़ दिया है। मैं अब और तुम लोगों को यहाँ पर रुकने का खतरा नहीं उठा सकता, नासिर ने कहा। अब्बा, क्या ये रूहानी आग हमारी मदद नहीं कर सकती? सबा ने पूछा। सवाल अगर एक का होता तो सोच भी सकते थे, लेकिन यहाँ बहुत सारे हैं। इतनों के लिए सिर्फ इतनी रूहानी आग काफ़ी नहीं होगी। मुझे बाकी की परवाह नहीं है, लेकिन वो औरत एक तरह का अजाब है, नासिर ने कहा। मेरे अब्बा की बर्बादी की वजह यही औरत है, और वो जो तुमने जानवर देखा था वो इसी औरत की पैदाइश है। ऐसे और न जाने कितने इस जंगल में भरे पड़े हैं, लेकिन जब तक इंसानी खून उनके मुंह नहीं लगता वो कोई हरकत नहीं करते। लेकिन अब बात दूसरी है, नासिर ने कहा। तभी वहाँ जैसे भूकंप सा आने लगा हो। पूरी हवेली कपकपाने लगी। चलो जल्दी से चलो यहाँ से, नासिर ने चिल्लाकर कहा और फिर जल्दी से सबा और अमीना को अपने साथ हवेली से बाहर ले गया। सब हवेली के दरवाजे पर खड़े उस हवेली का हिलना देख रहे थे। तभी हवेली में से एक तेज़ आवाज़ आई। लगता था मानो कोई भारी चीज़ हवेली के ऊपर जा गिरी हो। हे मेरे खुदा, ये क्या हो रहा है? अमीना ने घबरा कर कहा। थोड़ी ही देर में हवेली का हिलना बंद हो गया। हवेली का हिलना बंद हो गया है, हमें अंदर चलना चाहिए, नासिर ने कहा। अब ये सब दोबारा शुरू हो गया तो? अमीना ने सवाल किया। फ़िलहाल तो हम यहाँ खुले में रहने की जगह अंदर ज़्यादा महफूज है। वैसे भी आज रात का ही तो सवाल है, नासिर ने समझाया। तो सबा और अमीना डरते डरते उस हवेली में आ गए। जब उन लोगों ने अंदर जाकर देखा तो जिस कमरे में वो रुके थे वो कमरे की छत गिर चुकी थी। नासिर उन्हें दूसरे कमरे में ले गया जहाँ पर वो आदम का शीशा रखा हुआ था। आज रात हम इसी कमरे में गुजारेंगे, नासिर ने कहा और फिर सब वहीं लेट गए। अदिबा उस जगह से निकलकर खुले जंगल में आ गई थी। उसने सब तरफ देखा, लेकिन सिवाय जंगल के उसे कुछ दिखाई नहीं पड़ा। और फिर कुछ सोचकर अदिबा एक तरफ को दौड़ती चली गई। ऊपर आसमान में काले बादल छाए थे, जिसकी वजह से सब तरफ गहरा अंधेरा छाया हुआ था। अदिबा को कुछ दिखाई नहीं दे रहा था। वो बस ऐसे ही बढ़ती चली जा रही थी कि तभी उसे सामने से कुछ आवाज़ सुनाई दी, जैसे कोई जानवर कुछ चबा रहा हो। लगता है सामने कोई जानवर है, अदिबा ने घबराते हुए खुद से कहा और फिर धीरे धीरे पीछे हटने लगी। और अचानक ही उसका पैर उलझा और वो नीचे जाकर गिरी और फिर जल्दी से उठकर एक पेड़ के पीछे जाकर छिप गई। शायद उस जानवर ने अदिबा के गिरने की आवाज़ सुन ली थी और वह जल्दी से वहाँ आ गया जहाँ अदिबा गिरी थी और वहाँ सूंघ कर देखने लगा। उसकी गुर्राहट बहुत भयानक थी। अदिबा ने अपने मुंह को अपने हाथों से दबा लिया ताकि धोखे से भी उसकी चीख निकले तो उस जानवर तक आवाज़ ना जा पाए। लेकिन वो जानवर धीरे धीरे उस पेड़ की तरफ बढ़ता हुआ आ रहा था। अदिबा बहुत ज़्यादा घबरा गई। उसने तुरंत वहाँ से उठकर बेतहाशा दौड़ना शुरू कर दिया। जैसे उस जानवर ने अदिबा को देखा तो उसने भी अदिबा के पीछे दौड़ लगा दी। लेकिन बेचारी अदिबा दौड़ने में उस जानवर की कहाँ बराबरी कर पाती। अदिबा के पास पहुंचकर उस जानवर ने अदिबा के ऊपर छलांग लगाई और अदिबा मुंह के बल ज़मीन पर जा गिरी। तो क्या होगा अदिबा का? क्या वो उन जानवरों से बच पाएगी? क्या इन रूहानी ताकतों का सामना नासिर और उसका पूरा परिवार कर पाएगा? ये जानेंगे हम इस कहानी के अगले और आखिरी पार्ट में। और यहाँ तक आपको कहानी कैसी लगी हमें कमेंट्स में ज़रूर बताइएगा। तो मिलती हूँ इस कहानी के अगले और आखिरी भाग में। तब तक के लिए
बाय एंड टेक केयर।